हेलो एवरीवन, आज है 25 जुलाई 2020 और हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे द एडिटोरियल। तो आज का पहला आर्टिकल है इंडिया चाइना ईरान रिलेशन। मेन जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हैं। तो रिसेंट में अभी हुआ क्या है, तो हुआ ये है कि ईरान और चाइना के बीच एक डील हुई है 25 ईयर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। यानी कि ईरान और चाइना के बीच 25 साल तक स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप चाइना और ईरान के बीच में काफ़ी चीज़ों में जो है आगे चलेगी। तो भारत के लिए काफ़ी कंसिडरेबल है और काफ़ी चिंताजनक है। तो आखिर ऐसा कैसे हो गया और भारत ईरान के साथ रिश्तों में क्या तल्खियाँ हो गई, भारत ईरान से कैसे दूर हो गया। तो इसके कई सारे रीज़न हैं और पिछले कई सारे आर्टिकल्स में हम डिस्कस करते चले आ रहे हैं कि ईरान और इंडिया के बीच में रिलेशन जो है किस तरीके से चल रही है। पहली बात तो ये है कि जो ईरान चूँकि एक एनर्जी सप्लाई कंट्री है और एनर्जी सप्लाई कंट्री होने के नाते ईरान का सबसे जीडीपी का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हुआ है क्रूड ऑयल है। तो भारत तकरीबन ईरान से 16% क्रूड ऑयल की पूर्ति करता था, जबकि यूएस सेंक्शंस के वजह से ईरान से क्रूड ऑयल सप्लाई भारत बिल्कुल जीरो कर चुका है। तो इस वजह से ईरान और इंडिया के बीच में दूरियां बढ़ी है। दूसरा रीज़न ये है कि यूएस के प्रेशर की वजह से चूँकि चाहबार पोर्ट्स तो इनोग्रेशन कर ली गई है, लेकिन एक वहाँ पर रेलवे डेवलप करने का बात था जहाँ चाहबार से लेकर जहादान तक। तो चाहबार से लेकर जहादान जहादान अफ़गानिस्तान में है और चाहबार ईरान में। तो यहाँ चाहबार से लेकर जहादान तक रेलवे लाइन डेवलप करने की बात थी। तो ये भी भारत का एक डील था, भारत के की एक कंपनी के जिम्मे ये बातें थी कि ये फंड करेगी और इसको डेवलप करेगी। लेकिन लेट होने की वजह से अब ईरान ने ये कदम उठाया कि अब इसको वो खुद से डेवलप करना चाहिए। तो हमारे प्रोजेक्ट काफ़ी लेट चलते हैं। अभी जल्दी से प्रोजेक्ट जो डील हो जाती है, जो तय हो जाती है, वो बिल्कुल फास्टली मूव नहीं करती। इस वजह से कंट्री जो है जो चीज़ें जो चलनी चाहिए वैसे नहीं चल रहा है। और तीसरा रीज़न ये कह सकते हैं कि अभी हाल ही में वहाँ के जो बड़े लीडर है, क्या नाम है उनका, जो सुप्रीम लीडर है, उन्होंने भारत को लेकर एक बहुत आपत्तिजनक कमेंट भी किया था। उनका कहना था वैसे कमेंट से वो जानना हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन ऐसा देखा जा रहा है कि रिश्ते में थोड़ी तल्खियाँ चल रही है। तो अब चाइना के साइड जो है ईरान करीब पहुंच गया। 25 साल का स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप दोनों के बीच में। तो ईरान और चाइना के बीच का अगर इतिहास देखा जाए तो सबसे पहली बात है कि आखिर चाइना को ईरान से क्या फ़ायदा है और स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप 25 ईयर्स करने का मतलब क्या है, ये भारत के लिए क्या मायने रखता है। तो पहली बात यह है कि चाइना इसलिए करना चाहता है क्योंकि BRI प्रोजेक्ट जो चाइना का है बड़ा एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। चाइना दो तरीके से चाहता है अपना बाकी के एशिया और यूरोप और काफ़ी एक लंबा स्ट्रेटजिक प्लान है चाइना का। मेरी टाइम भी लोगों कंट्री से जो है कंट्री से कनेक्ट होना और बाय द रोड भी कनेक्ट होना। ये एम्बिशियस प्रोग्राम बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चाइना का, इसके वजह से ईरान एक बहुत इम्पोर्टेंट एक स्ट्रेटजिक और एक काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है एक यूरोप को आगे बढ़ने के लिए काफ़ी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट में चाइना काफ़ी इम्पोर्टेंट है ईरान। तो ठीक है, तो इसको लेकर आप ये सिग्निफिकेंट है ईरान का चाइना के लिए। दूसरी बात है कि चाइना को मार्केट मिलेगा एक्सपोर्ट करने का, मैन्युफैक्चर करने का ईरान में ख़ास तौर से। और ये क्या है कि चूँकि ईरान के साथ जो भी प्रोजेक्ट है चाइना का, तो यूएस सैंक्शंस के वजह से ये बिल्कुल कह लें कि फास्टली बहुत स्मूथली तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी चाइना जो है यूएस सैंक्शंस को जो है स्किप कर रहा है। तो ये चीज़ जो है चाइना और ईरान को करीब कर रही है। दूसरी बात ये है कि यूएस सैंक्शंस के वजह से ईरान वर्ल्ड में आइसोलेट होना नहीं चाहता। और अगर चाइना जैसा अगर एक मजबूत कंट्री अगर ईरान का सपोर्ट कर दे तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में और काफ़ी मामलों में
ईरान जो है चाइना ईरान का पक्ष ले सकता है। तो इस लेकर जो है स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप ईरान और चाइना के बीच ये बिल्कुल हमें समझ में आता है। दूसरी बात है कि 2016 में एम्बिशियस टारगेट 10 साल तक यानी कि $600 बिलियन जो है ट्रेड करने की बात ये चाइना की साइड से ये बात की गई थी कि ईरान के साथ अगले 10 साल 600 बिलियन जो है ट्रेड को बढ़ाया जाएगा। और तीसरी बात यह कि ये पार्टनरशिप जो दोनों देश के बीच हुई है तो चाइना को सेफ गार्ड मिल गया यूएस सेंक्शंस का और काफ़ी ग्लोबल एरिना में जो कुछ भी दिक्कतें जो ईरान के लिए है, जो आइसोलेशन जो ईरान जो महसूस कर रहा है वो आइसोलेशन चाइना की वजह से वो महसूस नहीं करेगा आगे। तो चाइना के लिए ईरान किस किस लहजे में इम्पॉर्टेंट है ये तो आप समझ गए होंगे। 3-4 पॉइंट खाली याद रखिए। पहली बात यह है कि यूएस सेंक्शंस ईरान के इकोनॉमी को पूरी तरीके से नुकसान पहुंचा रही है। अब स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप चाइना जैसे कंट्री को ईरान को काफ़ी मायने रखता है, ठीक है, इकोनॉमिक तौर पर वो क्रूड ऑयल वगैरह ये सब परचेजिंग तो जो कि जीडीपी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और दूसरी बात यह है कि यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में काफ़ी मामले में जो है मिडिल ईस्ट में जो हूथी और सीरिया में जो कन्फ्लिक्ट चलता रहता है उस वजह से काफ़ी आइसोलेशन होता है ईरान का, तो चाइना वहाँ पर बचा सकता है ईरान को। और तीसरी बात है कि चाइना जो यूएस के वजह से जो अभी रिश्ते ख़राब है ईरान और यूएस के बीच में, तो चाइना जैसे मजबूत कंट्री का सहारा ईरान ज़रूर लेना चाहेगा। तो स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप 25 ईयर समझ में आता है कि ये ईरान क्यों चाइना के साथ करना चाहता है, ठीक है। तो ये और भारत से क्यों ईरान दूर हो गया, मतलब अभी ज़्यादा दूर नहीं है लेकिन कुछ रिश्ते भी थोड़ा सा इशूज़ है कुछ, ठीक है। तो हमारे लिए क्या है, मतलब भारत को क्या करना चाहिए, तो भारत को करना क्या चाहिए, भारत को सबसे पहली बात यह है कि करना ये है कि जो हमारे ईरान के साथ जो दूरियां हैं वो दूरियां को बिल्कुल कम करे फौरी तौर पर, और अरब स्टेट और इजराइल के साथ भी रिश्तों को और मजबूत करे। और जो यूएस सेंक्शंस है इसको इग्नोर किया जाए, जो कि यूएस को जो पाबंदियां जो ईरान को लेकर हमारे देखिए इंटरनेशनल रिलेशन में एक कंट्री के जो इम्पोज लॉ है या फिर जो उनकी मनमानी है उतना तक ही उसको बर्दाश्त की जानी चाहिए। भारत जैसे देश को उतना तक ही वो बर्दाश्त की जानी चाहिए जितना कि उससे उनका इंटरनेशनल नुकसान ना हो, उनको लॉस ना हो। जबकि ईरान जैसे देश के साथ रिश्ते अगर हमारे ख़राब होते हैं तो चाइना के वजह से, या फिर कह लें कि ईरान के साथ काफ़ी यूरोप से ट्रेड करने के लिए ईरान जो है चाहबार पोर्ट्स काफ़ी स्ट्रेटजिक इनॉग्रेशन अभी हुआ है, तो ऐसे काफ़ी सारे चीज़ों में काफ़ी दिक्कतें हो सकती है। तो ईरान के साथ रिश्ते यूएस के वजह से ख़राब बिल्कुल भी नहीं होने देना चाहिए। तो ये चीज़ रखना चाहिए, भारत को ये कंसर्न होनी चाहिए। और देखिए काफ़ी मतलब तेज़ी से जो है ईरान जो है चीज़ें चाइना जो है कर रहा है। चाइना का प्लान है कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज जो वहाँ पर है ईरान के पास जो एक सबसे ज़्यादा वहाँ पर जो मेरीटाइम जो है चीज़ें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट वहाँ से जो चलती है, तो वहाँ पर चाइना अगर वहाँ पर कुछ अपना न्यू पोर्ट अगर डेवलप कर लिया, क्योंकि चाइना का कंसर्न है, प्लान है वहाँ पर एक पोर्ट डेवलप करने का, तो अब वहाँ पर पोर्ट डेवलप कर लिया तो काफ़ी देशों के लिए ख़तरा हो जाएगा। इंडिया के लिए तो ख़तरा है, अरब स्टेट के लिए भी ख़तरा होगा, और ये काफ़ी जो है नुकसान की बात होगी अरब स्टेट और इंडिया और पाकिस्तान के लिए भी, चूँकि ग्वादर पोर्ट वहाँ पर से ज़्यादा करीब नहीं है। पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट जो कि हमारे लिए थ्रेट बन जाएगा अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास अगर चाइना ने अगर वो पोर्ट डेवलप कर लिया तो। चूँकि रिश्ते इतने अच्छे होते चले जा रहे हैं तो कुछ भी हो सकता है, तो भारत को ये कंसर्न होना चाहिए। दूसरा आर्टिकल है बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स। तो ये क्या है, जीएस पेपर 3 इकोनॉमिक डेवलपमेंट से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हैं। तो बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स ये है कि हमारी सरकार ने एक नया टैक्स जो है इम्पोज किया है उस प्रोडक्ट पर जो हम इंपोर्ट करते हैं, जो हमारे देश में जो इंपोर्ट होती है उस प्रोडक्ट पर, उन चीज़ों पर। ये भारत ने जो कदम उठाया है अपने डोमेस्टिक प्रोडक्ट को एडवांटेज दिलाने के लिए किया है कि हमारे डोमेस्टिक जो हमारी जो भारत का जो लक्ष्य जो बनाया गया अभी, जो आत्मनिर्भर भारत बनाने का, तो उसके लिए ये भी एक कदम देख सकते हैं बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स सरकार इसलिए
इम्पोज़ की गई है कि हमारे डोमेस्टिक प्रोडक्ट को बचाया जाए, और ताकि हमारी प्रोडक्ट बचेगी तो हमारी मैन्युफैक्चरर जो है बढ़ेगा, और मैन्युफैक्चर होगा ज़्यादा तो जॉब बढ़ेगी। ठीक है, तो ये एक मायने में तो फ़ायदा है, ठीक है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट बचाने के लिए। लेकिन क्या ये रेलेवेंट है? देखिए, ये रेलेवेंट नहीं है। इससे वक्ती तौर पर तो फ़ायदा हो सकता है, लेकिन फ्यूचर में लॉन्ग टर्म में ये नुकसान है, क्योंकि ये WTO के रूल के ख़िलाफ़ है कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट को बचाने के लिए इम्पोज्ड प्रोडक्ट पर ज़्यादा इनडायरेक्ट टैक्स लगाना। ठीक है, तो ये WTO के रूल के ये अगेंस्ट होगा। दूसरा ये है कि हमारे जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो कॉम्पिटिटिव नहीं रहेंगे, क्योंकि देखिए, अगर मार्केट में कंपटीशन होता है तो एक नया रिसर्च, नया इनोवेशन चलता रहता है। लेकिन अगर एक कंपटीशन नहीं होगा तो हमारे प्रोडक्ट भी ख़राब हो जाता है। एक ही कस्टमर को, एक ही कंपनी को अगर हम जो प्रोडक्ट जो वो जैसा भी वो प्रोडक्ट बना रहा है और वही प्रोडक्ट हम परचेज करते रहेंगे तो उनका प्रोडक्ट भी बिक जाएगा, और उनको कोई कह ले कि मोटिवेशन भी नहीं मिलेगा कि हम कुछ और बेहतर करते हैं। क्योंकि मार्केट में जब कंपटीशन होता है तो बंदे को मोटिवेशन होता है कि चलो और बेहतर करने का प्रयास किया जाए। तो बाहर से जो अच्छी क्वालिटी की चीज़ें या फिर कोई भी चीज़ हम जो इंपोर्ट करते हैं या फिर जो आती है, तो इससे हमारी डोमेस्टिक मार्केट सीखती है, और ये जो है हमारी प्रोडक्ट भी जो है रिसर्च बेस्ड आगे एक अच्छा कॉम्पिटिटिव तरीके से काम करने के बारे में सोचा जाता है। जबकि अगर हम इस तरह का टैक्स अगर लेकर के आएंगे तो हमारी मार्केट जो है कॉम्पिटिटिव नहीं रहेगी, और हमारे प्रोडक्ट, हमारी रिसर्च काफ़ी कमज़ोर हो सकते हैं। तो ये तो WTO के टर्म के ख़िलाफ़ है। ठीक है, और चौथी बात यह है कि ये काफ़ी डिसएडवांटेज है, ठीक है, लोकल गुड के लिए भी। तो इंपोर्ट पर अगर हम ऐसा करते हैं तो फिर देखिए क्या होता है कि बैट विल नॉट मेक सिग्निफिकेंट चेंज इन इम्प्रूविंग द सिचुएशन फॉर इंडियन प्रोड्यूसर टू बिकम ए पार्ट ऑफ ग्लोबल वैल्यू चेन। तो देखिए, हमारे भी कई सारे प्रोडक्ट जो है 30% लगभग ऐसे प्रोडक्ट है जो इंटरमीडिएट गुड है, जो चीज़ें हम इंपोर्ट करते हैं जो काफ़ी जो इंटरमीडिएट गुड्स है। ठीक है, ऐसी चीज़ें जो जल्दी से, मतलब जिनको जल्दी जो ख़राब हो जाता है, या फिर कह लें कि जल्दी फास्ट फूड जो कह लें, 30% इंडियन मार्केट से जो सप्लाई की जाती है, ख़ास तौर से फूड आइटम ज़्यादा सप्लाई किया जाता है भारत से। तो ये जो डोमेस्टिक में भी कंजप्शन ज़्यादा है हमारे देश में, तो हमारे प्रोडक्ट के ऊपर भी ये इम्पैक्ट होगा कि वहाँ से भी जो है हमारे इस पर जो है किसी तरह से जो इस पर ड्यूटी चार्ज बढ़ा दिया जा सकता है, या फिर इसके ऊपर जो है। तो एक ओवरऑल देखा जाए तो इस तरह का अगर सरकार कदम उठाती है तो एक प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी है, और प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी जो है लिबरेशन की थ्योरी के ख़िलाफ़ है, उदारवाद की थ्योरी के ख़िलाफ़ है, और ये चीज़ें कभी भी एक वक्त के लिए आपको फ़ायदा पहुंचाता है तो एक वक्त के लिए नुकसान पहुंचाता है। तो ओवरऑल ये देखना चाहिए कि एक लिमिट से ज़्यादा सरकार को उस पर बैट नहीं लगाना चाहिए, और कोशिश की जानी चाहिए कि अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को इन्हेंस की जाए, रिसर्च बेस्ड चीज़ों को आगे लाया जाए और मार्केट को कॉम्पिटिटिव बनाया जाए। तीसरा आर्टिकल है सेरो प्रेवलेंस स्टडी। तो ये क्या, मेंस GS पेपर 3 टेक्नोलॉजी से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हैं। तो दिल्ली गवर्नमेंट ने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर सेरो सर्विलियंस स्टडी दिल्ली में की जाएगी। तो सेरो प्रेवलेंस स्टडी क्या है? सेरो सर्विलेंस स्टडी है। तो ये सेरो प्रेवलेंस स्टडी है क्या? तो ये एक स्टडी है, ऐसे लोगों के चेक की जाएगी जिनके अंदर वायरस से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज़ है, और उनको टेस्ट किया जाएगा। ठीक है, तो इससे पता चल जाएगा कि उनकी हिस्ट्री जो है, कभी कोई वायरस से क्या उनको कभी वायरस हुई थी, या SARS-CoV-2 या फिर इससे पहले जो भी। तो इनका हिस्ट्री लेने के बाद उनके एंटीबॉडीज़ के बारे में, उनके बारे में स्टडी की जाएगी। तो इस स्टडी से मकसद ये है कि इससे फ़ायदा क्या होगा कि वहाँ के जितने लोग हैं, ये उनके बारे में एक डाटा सरकार के पास आ जाएगा। एक बेहतरीन डाटा होगा तो फिर एक अच्छा बेहतरीन प्लान हो पाएगा। तो इसके मकसद क्या है? सबसे पहला मकसद तो देख ले ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा एविडेंस लेकर आना है, स्प्रेड को एसेस करना है। ठीक है, ताकि एक अच्छा डिसीजन मेकिंग कर सके। दूसरा ये है
कि एक एस्टिमेट पता चल जाएगा कितने कोविड-19 इन्फेक्टेड है, ठीक है। और तीसरी बात यह है कि इन्फेक्शन फर्टिलिटी रेशियो पता चल जाएगा कि कितने हज़ार में कितने लोगों को कैसे कितना क्या है। तो ये तीसरी बात हो गई। चौथी बात ये हो गई द अथॉरिटीज़ टू प्लान फर्दर मेजर द कंटेनमेंट ऑफ द डिजीज। तो इससे क्या है, डिजीज़ को कंटेनमेंट करने के जो है हमें रास्ते मिल जाएंगे। तो देखिए तकरीबन अगर देखा जाए तो दिल्ली में 23.48% यानी कि 23.23% लोग जो है वायरस से अफेक्टेड है, ये कहा जा रहा है। तो फर्टिलिटी रेटियो कितना है, 0.9% है 1000 पर, ठीक है। तो वैसे ये फर्टिलिटी रेटियो ज़्यादा है नहीं अगर देखा जाए यूएस और जर्मनी जैसे देशों से कंपेयर किए जाए, लेकिन फिर भी काफ़ी, अगर थाईलैंड जैसे देशों से अगर कंपेयर करें तो ये काफ़ी चिंताजनक है। वेयर लाई द सॉल्यूशन, क्या है सॉल्यूशन, यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा सेफ्टी मेज़र ली जाए और सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग यूज, मास्क वगैरह, कवर हैंड हाइजीन, तो साफ़ सफाई, क्राउड प्लेस से जो है परहेज, और ये सब सारी चीज़ें जो कि चल रही है और ज़्यादा स्ट्रिक्ट करने की ज़रूरत है और लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है। चौथा आर्टिकल है तियानवान मिशन प्रिजर्वेंस रोवर। तो ये क्या है, चाइना का एक मिशन है। मेंस जीएस पेपर 3 टेक्नोलॉजी से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हैं। तो चाइना का एक मार्स मिशन है जो तियानवान, तकरीबन ये इसमें क्या 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 कंपोनेंट है, इसमें कंपोनेंट है, ये लॉन्च किया गया है पृथ्वी से मार्स की ओर लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो ये कंपोनेंट ऑफ मिशन क्या है, इसमें एक ऑर्बिटर है, इसका वेट 240 किलो है, इसमें कैमरा है, स्पेक्ट्रोमीटर है, मैग्नोमीटर है, एटमॉस्फेरिक सेंसर है। तो ये सब चीज़ें इसके अंदर है, ठीक है। इसमें लैंडर भी है। और इसी तरह का एक मिशन जो है रोवर, ये मिशन जो है अमेरिका का है, ठीक है। तो द रोवर एज ए मल्टी स्पेक्ट्रल कैमरा, नहीं सॉरी ये रोवर ये नहीं है, हाँ सॉरी यही है। तो रोवर में भी मल्टी स्पेक्ट्रल कैमरा है, टेरेन कैमरा है, मार्स रोवर सरफेस एक्सप्लोरेशन रडार है, मार्स सरफेस कंपोजिशन डिटेक्टर है, मार्स मैग्नेटिक फील्ड डिटेक्टर है, मार्स मेट्रोलॉजिकल मॉनिटर है। तो ये सब चीज़ें जो है इसके अंदर है, काफ़ी मार्स के बारे में स्टडी करने के लिए। फरवरी 2021 में ये जो है टच कर जाएगा मार्स को, चूँकि ये मिशंस अपडेट है, ये चीज़ें चल रही है, ये 2021 में इसके बारे में मार्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो इससे स्टडी में क्या इसका मकसद क्या है, तो एंशिएंट पास्ट जान पाएंगे, पृथ्वी के बारे में और ज़्यादा जान पाएंगे, ठीक है। और वहाँ के रॉक सेडिमेंट सिंपल जो कि अर्थ से कलेक्ट कर पाएंगे और वहाँ के बारे में कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें प्राप्त हो जाएगी। टेक्नोलॉजी और हेलीकॉप्टर फ्लाई लाइन स्काइज, इट हैज ए डिवाइस डिज़ाइन जनरेट ऑक्सीजन फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड डोमिनेट मार्टिन एटमॉस्फेयर। तो ये सब चीज़ें हमें जानने को मिलेगी। तो आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो फिर से देख लो, नोट्स बनाओ और अच्छा लगा तो दूसरों के लिए शेयर करो। थैंक यू।